कुछ एग्जाम्पल है, लिख लीजिए इसमें। फॉर एग्जाम्पल, दे इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। रेस्ट्रिक्शंस और फेस्टिवल क्या होते हैं आपको मालूम ही है, होली, दिवाली, जो भी है। जहां पोर्टुगीज के केंद्र होंगे वहां पर इन सब त्योहारों पर बैन लगा दिया जाता है। इंडियन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स। along with this, they married forcibly the Indian girls. Along with this, they forcibly married the Indian girls to increase their population. To see how they were very rude and very offensive. And also carried स्लेव ट्रेड। ये बड़ा इनह्यूमन है, बड़ा अमानवीय है। स्लेव, भारतीयों को पकड़ के बेचिए आप अमेरिका में और अफ्रीका में। स्लेव, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्लेव ट्रेड, मसाले बेचिए, आदमी को बेचे, सीधे आदमी को बेच रहा है। तो दिस वॉज वेरी इनह्यूमन इन नेचर, स्लेव ट्रेड। इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, भारतीय उनसे डरेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। एंड दे आल्सो इम्पोज बैन ऑन सती। ये अच्छा तो है लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और है। दे इम्पोज बैन ऑन सती। सती आपने सुना होगा क्या होता है। हालांकि चीज़ तो अच्छी है, बैन होना चाहिए, लेकिन अच्छी के लिए नहीं किया जा रहा। वो डर गए थे, उन्होंने लगा ये होता क्या भाई, यहाँ तो कहीं हमको ना जला दिया जाए, क्यों सती के साथ साथ हमारा भी नंबर ना आ जाए इसमें। तो सती हो रहा, लग रहा है एक जीवित महिला को ना अपनी बलिदान कर रही है। इंडियंस के माइंडसेट को देख के वो डर गए, तो उन्होंने कहा इसको बैन करा देते हैं। सती क्या होता है बताइए। हैदराबाद में जब मैं क्लास ले रहा था, किसी ने जवाब दिया, तो जवाब असल में होता है हर आदमी वर्ड्स बड़े डिसेंट वर्ड्स होने चाहिए। तो किसी ने बोला सर सती में ए विडो जम्प्स ओवर, हमने कहा जंपिंग होती है इसमें ना, कोई आदमी ये कोई जंप करेगा इसमें, तो आदमी मालूम है भगवान के पास जाना है, उसमें तो और धीरे चलेगा, जंपिंग तो नहीं है ना, स्लो, तो बहुत स्लो चलेगा। सी जम्प्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ अ डेड हस्बैंड। तो हमने जंपिंग वर्ड लिखेंगे तो आपका यूपीएससी कॉपी फाड़ देगा भाई, आप जंप करा रहे हो उस पर, कोई एथलेटिक एग्जाम कॉम्पिटिशन थोड़ी ना हो रहा है। तो सिट्स ऑन अ फ्यूनरल पायर, समझिए गया। उल्टा नहीं होता, सता नहीं होता, सता भारत, सता मूवी में होता है। क्यों भाई, जहाँ पर वाइफ ना हस्बैंड के क्या मतलब आप उल्टा होता है, जहाँ पर उल्टा भारत में नहीं होता है, मूवी में भले हो जाता होगा ना, ठीक, उसको सत्य उसको बोलेंगे। सती का पहला एविडेंस कब मिलता है भारत में बताइए। सती का फर्स्ट एविडेंस कब मिलता है आपको? पीरियड दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है। इंडस वैली, राइटिंग एविडेंस की बात हो रही है, कहानी वाला नहीं। राइटिंग एविडेंस या इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ सती इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पीरियड? IVC मतलब इंडस वैली। सेकंड है वैदिक पीरियड, VP कह सकते हैं आप इसको। थर्ड है बुद्धिस्ट पीरियड, BP। और फोर्थ है गुप्ता पीरियड। 4 ऑप्शन हो गए, नहीं हो गए? तो सोच लीजिए इसमें क्या राइटिंग की बात की जा रही है। इसका आंसर गुप्ता पीरियड। और थोड़ा लॉजिक लगाइए, सती का प्रैक्टिस ना, देखिए यूपीएससी में क्या ना, आंसर्स को मार्क करने से पहले लॉजिक लगाइए। सती का मतलब क्या है कि जब अंडरस्टूड है, जब कोई आदमी की मृत्यु किसी उससे ना कि अप्राकृतिक लड़ाई से हो जाती है। लड़ाई कब होगी? जब थोड़ा सा आक्रमण वगैरह होंगे। प्रारंभ में ऐसे आक्रमण नहीं हुए। गुप्त काल में पहली बार क्या होता है, बड़ी संख्या में हूणों का आक्रमण होता है। ये बड़ी, इट इज़ ए वेरी फेरोशियस टाइप। भारत में कुछ जनजातियों का आक्रमण बड़ा ही भयावह रहा है, बड़ा ही है ना, बड़ा यूनिक रहा है। इस टाइप का इन्वेजन एशियन हिस्ट्री में बड़ा यूनिक है। ये गुप्त काल के स्टार्टिंग में आते हैं और इन्वेड करते रहते, गुप्त काल के बाद भी करते हैं। और आपको सरप्राइज होगा, इसी ट्राइब ने, ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब है, इसी ट्राइब ने रोमन एम्पायर का अंत किया है। इतना इन्वेजन किया वहाँ पर। इसकी विशेषता क्या है? इनको लड़ने में मजा आता है। इनको राज नहीं करना है, इनको लूटने में और लड़ने में। ऐसे आदमी से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है जिसकी लड़ाई उसका पेशा हो। तो दे एंजॉय द वॉर लाइक ए गेम। इनके लिए वॉर एक गेम होता है। ऐसी मेडिवल इंडिया में एक ट्राइब है। ये 2 ट्राइब बड़ी स्पेशल है। इनका काम है सिर्फ लूटिए, लड़िए और मर भी जाते फिर दोबारा आते हैं। इनको कहीं से पछतावा नहीं होता है। दे एंजॉय द वॉर लाइक गेम। एशियन इंडिया में हून है।
ये गवर्न करना भी नहीं चाहते हैं, इनका उद्देश्य गवर्न करना नहीं, इनका है लूट के फिर आएंगे, हार भी जाएंगे फिर आएंगे। ऐसे लोगों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है जो हार ही नहीं मानते हैं। ऐसी मेडिवल में है मंगोल, 100 साल तक मेडिवल इंडिया को उन्होंने परेशान करके रखा। तो एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एंशिएंट इंडिया में है, ये मेडिवल इंडिया में है। तो यहाँ भी इनका भी लगातार 100 साल तक इंडिया में जो सुल्तान थे बेचारे परेशान हो गए, हराते भी है फिर भी आते हैं, मतलब इनको कहीं से डर भी नहीं है और लूट के चले जाते हैं। तो एक सुल्तान था, उसका नाम था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसने क्या किया, इसको लगा कि कुछ करते हैं। इसने मंगोलों से मिला, लीडर से मिला, ये उसने कहा भाई आप लोग बार बार आते हैं, आपको क्या चाहिए लिख के दे दीजिए, मैं सब कुछ दे दूंगा, आपको ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, रुपये जो चाहिए ले लीजिए। कुल मिलाकर से गांधीवाद का सिद्धांत, हालांकि गांधी नहीं है उस समय, गांधीगिरी का फॉलो किया और मंगोल नेता से मिला और दिल्ली के पास एक जगह लैंड ग्रांट दिया जिसका नाम आज मंगोलपुरी है। ये फिर भी वो आते हैं, आप समझ के देखा, वो भी शांत होकर फिर से नए लेते आते हैं। कुछ लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इतिहास में 2 लोग ऐसे हैं, एंशिएंट में नाम हुना का आता है। तो भारत में इनका लगातार आक्रमण होता है, कई लोग शहीद होते जाते होंगे। सती कब आएगा, जब लगातार आक्रमण हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है, उसी में पहला एविडेंस मिलता है। तो लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ब्रैकेट बनाइएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, राइटिंग एविडेंस, द फर्स्ट राइटिंग एविडेंस एरन अभिलेख किस ईयर का है, आज से 1500 साल पहले, मान सकते हैं लगभग 1510 साल पहले। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में फर्स्ट राइटिंग एविडेंस ऑफ सती कमिंग फ्रॉम हियर। ये एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, वहीं पर कोई इलाका है एरन। और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ये एक सेनापति है गुप्तों का, इसका नाम ये है, आफ्टर द डेथ ऑफ, लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, आफ्टर द डेथ ऑफ गोपराज, कमांडर ऑफ गुप्ताज, गुप्तों का कमांडर है ये गोपराज, कमांडर ऑफ गुप्ताज, इन फाइटिंग अगेंस्ट द हुनास, हुनों से लड़ा था। Then his widow committed सती, then his widow committed सती। देखिए कितना दुर्भाग्य है, उस विडो का नाम नहीं है यहाँ पर, जिस विधवा ने सती किया उसका नाम मिसिंग है। ये शो करता है हमारा समाज कैसे इतिहास लिखता है। सेनापति का नाम लिखा है, उसकी विधवा का नाम नहीं है जिसे सती किया है, कायदे में उसका नाम भी होना चाहिए। देन इज विडो कमिटेड सती। तो भारत के इतिहास में पहला इंस्क्रिप्शन यही है। हाँ हाँ सही कहा आपने, चॉइस तो हाँ, ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ ये भी तो माना गया, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, आप देखें धर्मशास्त्र भी गुप्ता पीरियड में लिखे गए, इसमें भारत के आचार व्यवहार को लिखा गया है, उसमें लिखा हुआ है हमारे यहाँ मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, ये रिलेशन है 7 जन्मों का, भले आदमी एक जन्म में त्रस्त हो जाता हो, क्यों भाई 7 जन्मों का माना गया है, तो इसलिए माना गया है। मेडिवल इंडिया में क्या होता है, वहाँ पर लाखों की संख्या में सैनिक शहीद होते हैं, तो सती प्रथा कुप्रथा कब बनती है, मेडिवल इंडिया में। अभी कुप्रथा नहीं बोलेंगे, अभी तो आप चॉइस भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये अभी समस्या नहीं बनी, समस्या कब बनेगी, मेडिवल इंडिया में, जब लाखों की संख्या में लोग, तब सती भी आएगा, जौहर भी आएगा। दोनों में उल्टा अंतर होता है, बताइए जौहर में क्या होता है, क्या चीज होता है, उसमें बांस में होता है, जब लग जाता है कि अब कुछ बचा नहीं है, तो उसमें पति के डेथ से पहले होता है। दोनों में अंतर ये है, उसमें ना उसको स्पेशली राजस्थान में खूब पॉपुलर रहा है, तो ठीक है, दोनों में उल्टा है। तो देखा आपने, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो पोर्टुगीज ने इंडिया में थोड़ा सा ये सब किया, इसमें जोड़ लीजिएगा, अलॉन्ग विद दिस ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा, फोर्सिबल कन्वर्जन्स, फोर्सिबल जबरन धर्मांतरण,
forcible conversions into Christianity. Conversions into Christianity was also practiced. And lastly, they also practiced ये क्या होता है बताइए। अभी भी अक्सर अफ्रीका के आसपास आप देखें ये घटनाएं अक्सर मिल जाती हैं, जहाज़ों को किडनैप कर लेना, उससे पैसा मांगना, अभी भी अक्सर 2-3 साल में मिल जाता है। तो चूंकि अपने आप को समुद्र का भगवान मानते थे, कोई भी जहाज़ कहीं मिल गया, कहीं किसी में कुछ माल जा रहा है, उसको लोग पकड़ लेते थे, फिर उसको किडनैप करके उससे पैसा मांगते थे। तो पुर्तगालियों ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इतनी बढ़िया उनकी छवि थी, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने भारतीयों के अंदर छवि अपनी खराब कर ली। पायरेसी मतलब समुद्रिक लूटपाट, सी रॉबरी बोल सकते हैं, समुद्रिक लूटपाट, समुद्री जहाज़ों की लूटपाट। तो पोर्टुगीज़ के पास बहुत बढ़िया ऑप्शंस थे। सबसे पहले आप आए, अगर आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम करते तो शायद भारत का इतिहास ब्रिटिश इतिहास नहीं होता, पोर्टुगीज इतिहास। लेकिन क्यों फेल हो गए? इन्हीं सब के कारणों के चलते। इसी को लाइन को पूरा कर लीजिए। दैट इज वाई they failed to make an all India empire. They failed to make an all India empire. While English, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है, while the English were very far sighted, and diplomatically they tried to achieve the goodwill of the Indians, and diplomatically they first tried to achieve the goodwill of the Indians. ये अंग्रेजों की बात की जा रही है। The goodwill of the Indians. And they waited for around 150 years. अभी आपने देखा है। And they waited for around 150 years. कब आए थे भारत में? 1608 में। और प्लासी का युद्ध कब होता है? इसका मतलब आते ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उन्होंने देखा पहले देखते हैं समझते हैं। तो ब्रिटिशर्स वर वेरी फार साइटेड। देखा आपने, दे केम इन 1608 and they laid their foundation of empire in 1757, almost 150 years. तो जो बुद्धिमान होगा राज उसी का हो जाता है। तो अंग्रेज बाद में आए, फिर सफल क्यों हो गए? बिकॉज दे वर वेरी फार साइटेड। उन्होंने भारतीयों के विश्वास को जीता और समय आने पर अपना झंडा लगाया। पुर्तगाली ने आते ही मारपीट स्टार्ट कर दिया। अभी आपने देखा, आते ही गोवा का जो बीजापुर का सुल्तान है, वहाँ का गुजरात का सुल्तान है। इंग्लिश ने ऐसा कब किया? बहुत बाद में किया। और एक चीज़ और भी समझ लीजिए, ब्रिटिशर्स आर वेरी मच फेमस फॉर डिसेंसी एंड एटिक्वेट। यू नो, वेन एवर दे गो टू मीट द मुगल किंग, वो बड़ा डिसेंसी जाते थे। आपने नाम सुना होगा विलियम हॉकिंस। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर व्हेन ही मेट जहांगीर। आपको सरप्राइज होगा जब मिलने गया, उससे मांगने गया कि भाई हमको यहाँ पर भारत में व्यापार करना है, सूरत में हमें कारखाना खोलना है। जहांगीर ने मना तो कर दिया, बट यू नो, यू सरप्राइज टू नो, वो इतना डिस्टेंसी से मिला था। उसने जहांगीर की मातृभाषा में बात करी थी। तो उसने पहले एक अंग्रेज कैसे इसका मतलब उसने 2-4 महीना सीखा होगा मदर लैंग्वेज को। ही स्पोक इन टर्किश लैंग्वेज। तो आपको मालूम, किसी की भाषा में अगर बात करते हैं तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो एक विदेशी, एक अंग्रेज ने मुगलों की मातृभाषा को पहले पढ़ा होगा, फिर बात की होगी। जहांगीर इतना इंस्पायर्ड हुआ उससे, जहांगीर ने उसको खान की उपाधि दी थी। पोर्टुगीज ने ये सब कुछ नहीं किया। देखा आपने, आते ही मारपीट। तो ब्रिटिशर्स वर इन स्टार्टिंग नॉट ऑफेंसिव, दे वर डिफेंसिव, बट पोर्टुगीज वर वेरी ऑफेंसिव। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग है, जो आगे चलकर एक नया एम्बेसडर आता है इंग्लिश का, उसका नाम है जॉन सरमन। 1717 में उसको जब मालूम चलता है कि मुगल बादशाह बीमार है, तो ही हैड आल्सो आस्क्ड द ब्रिटिश डॉक्टर टू अकम्पनी हिम। तो देखा आपने ब्रिटिशर्स कितना डिसेंटली काम करते थे। जब बादशाह बीमार था, उससे मिलने जाना था, उसने एक डॉक्टर को भी साथ में रख लिया कि बादशाह का इलाज भी करते हैं। हालांकि डिप्लोमेसी है वो,
बट एटलीस्ट डिसेंसी भी तो है। अगर पोर्टुगीज होते तो डॉक्टर ले जाते, इंजेक्शन ले जाते, उसको जहर का जैसा लगा देते, क्यों भाई बादशाह को लगाते जहर का लगा देते इंजेक्शन। तो ब्रिटिशर्स का ये रहा है, इसलिए वो सफल हुए। आज भी देखें आप डिसेंसी में ब्रिटेन का नाम, अभी भी आप देखें जो लोग देश से भागते हैं सब वहीं हैं, विजय माल्या वहीं पर हैं सब, और शायद सुशील मोदी भी वहीं पर है। पाकिस्तान के जो भागते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का शुरू से रहा, भले अंदर से ऊपर से, अंदर से वो डिप्लोमेटिक रहता है, ऊपर से दिखाता क्या है, हम ह्यूमन राइट्स को बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये सब है, ठीक है। इसको लाइन को पूरा लास्ट लाइन पूरा हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हेडिंग डालें, डच कंपनी। पोर्टुगीज के बाद डच आते हैं। डच का मतलब किससे होता है, हॉलैंड या नीदरलैंड, दोनों एक ही चीज़ है। पहले नाम हॉलैंड था, अब नाम क्या हो गया उसका, नीदरलैंड हो गया। डच कंपनी DUTCH, ये सेकंड है, ब्रैकेट में 1602। डच कंपनी का जन्म 1602 में हुआ है, और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नीदरलैंड। कहाँ के हैं ये, नीदरलैंड, आज इसको नीदरलैंड कहते हैं। और लिखने से पहले दो लाइन सुन लीजिए। इनकी हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ डच इज वेरी कॉन्फाइंड इन इंडिया बिकॉज दे वर मोर सीरियस इन इंडोनेशिया। भारत में इनका इतिहास बड़ा सीमित है। रीज़न क्या है, इनका उद्देश्य था इंडोनेशिया, दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया के साउथ ईस्ट में, मैप में ऊपर देखें, ये इंडिया दिखाई दे रहा है, फिर नीचे ब्लैक, इंडोनेशिया, उसको मसाला द्वीप कहा जाता है। जावा सुमात्रा क्या बोलते हैं, मसाला द्वीप। और स्पाइसेस का मार्केट बड़ा एक प्रॉफिटेबल मार्केट था। इनको लगा इस इंडिया से बढ़िया वहीं चलते हैं, क्योंकि इंडिया कहाँ पड़े, इंडिया में उनको लगा कि हम जब इंडोनेशिया में जा रहे हैं तो दे फोकस ओनली ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का जो पूर्वी तट है, क्योंकि पूर्वी तट ही इंडोनेशिया के पास पड़ेगा। तो डचों का इंडिया मेन मार्केट नहीं, मेन उनका सेंटर नहीं है, फिर भी एक पड़ाव बोल सकते हैं, क्योंकि भारत वहाँ जाने से पहले पीछे बीच में भारत पड़ता है। तो कीप इन योर माइंड, डच का जो भी सेंटर्स इंडिया में है वो सब कहाँ, ईस्ट में होंगे या ईस्ट इंडिया में होंगे, वेस्ट इंडिया में होंगे, ईस्ट इंडिया में। क्यों भैया, लॉजिक से आप पकड़ सकते हैं। भाई हमको इंडोनेशिया जाना है तो हम कहाँ अपने ठिकाने बनाएंगे, भारत के ईस्ट में ही बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाइए, अपने आप से ही हो जाएगा, थोड़ा सा बस अनुमान होना चाहिए क्या होना है। तो डच का मेन फोकस क्या है, इंडोनेशिया, लिख लीजिएगा। They mainly focused in Indonesia. But they also made some trading centers on the eastern coast of India. तो डचों का जो भी केंद्र है सब याद रखिए ईस्ट में होगा, सबसे पहला यही है। बस फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए और मुख्यालय मालूम होना चाहिए। जिससे पोर्टुगीज का फर्स्ट क्या हो जाए, कालीकट हो जाएगा। मुख्यालय क्या था, कोचीन था, बाद में गोवा हो जाएगा। डच का पहला यही है, आंध्रा सी कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक फेमस लेक है, लेक का नाम बताइए, झील का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जस्ट बॉर्डर पे एक फेमस लेक है, पुलिकट, नाम सुना होगा, पुलिकट झील नाम सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आपको, पुलिकट लेक। तो ये पुलिकट हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि डचों का सेंटर्स इनमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिए जो भी है वो सब ईस्ट में है। मसूलीपट्टनम फर्स्ट है। पुलिकट कहाँ पड़ता है, समझ गए आप, आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर पे जो झील है उसी के आसपास कहा जाएगा। एंड इट वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर, फर्स्ट हेड ऑफिस बोल सकते हैं आप इसको। फर्स्ट हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस क्या बोलेंगे आप, पुलिकट। यहाँ पर इन्होंने एक किला बनाया था। अभी 8-10 साल पहले जब साइक्लोन आया था तब वो टूट गया, फिर भी अभी है, कभी आपसे मैचिंग में आ सकता है।
जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बनाया है, यहाँ पर डचों ने एक किला बनाया, उसका नाम है गिडेरिया, GIDER है वो, चाहे तो आर को ऐसे लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा, गिडेरिया IA। इट वॉज द फर्स्ट हेड ऑफिस। और इसके नीचे चेन्नई के नीचे, चेन्नई के और नीचे जाएंगे, पुलिकट तो बॉर्डर हो जाता है, और सबसे नीचे यहाँ पर इनका है, ये सदर्न मोस्ट कह सकते हैं इंडिया में, नागापट्टनम, तमिलनाडु सी कोस्ट पे। ये परमानेंट हेडक्वार्टर इंडिया का है। जैसे पोर्टुगीज में क्या था, पहला क्या था, पोर्टुगीज का कोचीन था, वही वाली कहानी है। पोर्टुगीज का पहला क्या था, आपने कहा कोचीन, बाद में क्या होता है गोवा। डचों का कहा जाए पहला क्या, आपने कहा पहला है पुलिकट, और बाद में इसको नागापट्टनम। रीज़न क्या है, रीज़न थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट है, सुन लीजिए उसको, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी मालूम होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछती है, फिर भी हेडक्वार्टर जरूर मालूम होना चाहिए। लेकिन क्यों ट्रांसफ़र किया गया, अगर हमारे पास एक परफेक्ट जवाब है तो मालूम होना चाहिए। अब पुलिकट आपको मालूम है कहाँ पड़ता है, ये आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर पड़ता है। अभी आपने सुना है मेडिवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में, जो ये कर्नाटका का मैप है, कर्नाटका को बोलते थे बीजापुर, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बोलते थे, ये मेडिवल इंडिया में इसका नाम है। ये यहाँ पर सुल्तान लोग होते थे, सुल्तान और बीजापुर, सुल्तान और गोलकुंडा। तो जो भारत का मैप है आप देख रहे हैं, जहाँ कर्नाटका लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है कर्नाटका, तो आप समझ ही रहे हैं इसको। कर्नाटका में जो आज कर्नाटका है उसका नाम बीजापुर होता था, आज भी किला है, और उसके बगल में जो आंध्रा है, तेलंगाना, उसका नाम था गोलकुंडा। तो औरंगजेब जो लास्ट मुगल किंग है, औरंगजेब ने, ही इज़ द ओनली किंग हु हैड एक्सपेंडेड द एम्पायर टू फर्दर साउथ। अकबर ने सिर्फ महाराष्ट्र का एक पार्ट कब्जा कर रखा था, शाहजहां ने उसको पूरा किया, ठीक है। औरंगजेब ने साम्राज्य की सीमा यहाँ तक पहुँचा दी, ये भी आ जाएगा। औरंगजेब कैसा बादशाह था आपको मालूम है, तो ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड वेरी ऑफेंसिव। तो डचों को डर क्या हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ संघर्ष हो जाए, राजधानी को यहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु का बॉर्डर आ गया। तो आप सिर्फ अपने मेमोरी के लिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में, आफ्टर औरंगजेब कैप्चर्ड गोलकुंडा, औरंगजेब कैप्चर्ड गोलकुंडा, दोनों अगल बगल है, सॉरी ध्यान रखिए, ये हमने बीजापुर का लिखा है, पहला वाला बीजापुर का है, अगले साल गोलकुंडा है, तो इसमें ये है। हालांकि ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ये तो आपको बस मुंह से निकल गया, से लिखिए, यूपीएससी सब नहीं पूछती है। तो बीजापुर का विलय कब किया गया था, 86 में। गोलकुंडा का विलय कब किया औरंगजेब ने, 87 में। लगातार है, आगे पीछे है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा मतलब गोलकुंडा से, आंध्रा से। तो आफ्टर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकुंडा, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। द डच शिफ्टेड द हेडक्वार्टर, डच शिफ्टेड द हेडक्वार्टर, कहाँ चला गया मालूम है? नेक्स्ट लिखेंगे नेचर ऑफ ट्रेड, इनका व्यापार कैसा होता है। नेचर ऑफ ट्रेड फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दे एक्सपोर्टेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आगे चलकर। फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे एक्सपोर्टेड, बताइए गेस करिए क्या होगा, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे एक्सपोर्टेड, हम आपको पहले ऑप्शन दे रहे हैं, सोच के बताइएगा। नंबर 1 है स्पाइसेस, नंबर 2 है टेक्सटाइल। मेनली इन दो ही बताइए, दो में क्या लग रहा है आपको, एक इसमें आंसर बताइए। हाँ टेक्सटाइल होगा, स्पाइसेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पाइस की खान में तो बैठे ही हुए, दे आर सिटिंग इन द माइंस ऑफ स्पाइसेस, स्पाइस की खान में तो बैठे ही हुए हैं। तो स्पाइस भारत से क्यों ले जाएंगे, भारत से क्या ले जाएंगे वो, टेक्सटाइल, उसी को आप लिखेंगे। तो फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे एक्सपोर्टेड
टेक्सटाइल, सूती वस्त्र। दे एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल टू इंडोनेशिया। बड़ा अजीब सा व्यापार है, ये कपड़ा जाएगा इंडोनेशिया में, टू इंडोनेशिया एंड फ्रॉम इंडोनेशिया स्पाइसेस वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोप। टू यूरोप। अच्छा, इसमें एक सेंटर हम लोग इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना भूल गए यहाँ पर। ये तो आपने लिखा मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, नागापट्टनम है। बंगाल वाला भी लिख लीजिए, बंगाल में यहाँ पर एक सेंटर है, उसको वहीं पर लिख लीजिएगा। ये कलकत्ता के जस्ट पास में है, तो कम से कम ये 3-4 नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो डचों का बंगाल में केंद्र का नाम क्या है? चिंसुरा, CHINCURA। ये कलकत्ता के पास एक नया एक रेलवे स्टेशन है, बेसिकली आज भी है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, भले वो फैक्ट छोटा है लेकिन कभी आगे चलकर परेशान कर सकता है आपको। पढ़ेंगे आप आगे, लेकिन सुन लीजिए उसको यहाँ पर। तो डचों का बंगाल में केंद्र है चिंसुरा, अभी लिखा आपने। और शायद आपने सुना था कि अंग्रेजों की भारत विजय बंगाल से ही होती है। प्लासी का बैटल प्लासी कहाँ पड़ता है भाई? प्लासी किस राज्य में पड़ता है वर्तमान में? यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नागालैंड, कहाँ पड़ेगा? बंगाल में ही। और प्लासी आज की तारीख मुर्शिदाबाद ज़िले में पड़ता है और उसका आउटस्कर्ट्स में है। उसको प्लासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्लास का फूल खूब होता था, प्लासी पड़ गया। तो अंग्रेज़ों ने जब बंगाल जीत लिया तो बंगाल अंग्रेज़ों की संपत्ति बन गया। प्लासी का बैटल कब होता है? तो यहाँ पर इसको इसलिए बताया जा रहा है कि चिंसुरा चूँकि बंगाल में है, अंग्रेज़ों को इसके बाद बंगाल बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश। तो दे आस्क्ड द डच टू लीव चिंसुरा। बंगाल को खाली करने को कहा गया, डचों ने मना कर दिया। इसलिए एक यहाँ पर एक बैटल होता है, इसमें डचों को हराया जाएगा। उसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आगे चलकर, ब्रैकेट बना लीजिए। लेटर इन 1759 they were forced to leave Chinsura. They were forced to leave Chinsura after being defeated by the English. After being defeated by the English. In a battle. इन ए बैटल ऑफ, इसका नाम ये है। ये बैटल भले ही लोकल है लेकिन ये कभी भी आपको परेशान कर सकता है, बिकॉज यूपीएससी में एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है हर साल, पुट इन ऑर्डर। यूपीएससी करते क्या, 4-5 बड़े महत्वपूर्ण बैटल दे देगी आपसे कहेगी ऑर्डर में रखिए इसको, प्लासी, बक्सर, वांडी वॉश, बेदेरा। तो कहीं कहीं छोटे बैटल परेशान करते हैं, कहाँ पर आएगा ये? तो आप याद रखिए, बेदेरा का बैटल प्लासी के 2 साल बाद आएगा। और क्यों आ रहा है आप समझ गए होंगे, बंगाल चूंकि कंपनी के पास जा चुका है, डच मना कर रहे हैं खाली करने से, तो भाई लड़ाई हो जाएगी। तो बैटल ऑफ बेदेरा इज गोइंग बिटवीन विच पावर्स? इंग्लिश एंड डच। तो ये बैटल से परेशानी क्या होती है, हमको मेन तो याद रहते, छोटे मोटे याद नहीं होते। कहीं कभी कोई ऐसा बैटल हो उसको माइंड में रखना चाहिए। तो प्लासी के 2 साल बाद होता है और वांडी वॉश से 1 साल पहले होता है। वांडी वॉश कब होता है? 1760 में। वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में है और ये इंग्लिश एंड डच के बीच में। बंगाल खाली, इसका मतलब चिंसुरा खो जाएगा और पूरा बंगाल अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो डचों का भारत में बहुत योगदान नहीं है, इसलिए बस यही सब मालूम है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, द इंग्लिश कंपनी। और इंग्लिश कंपनी का नाम हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EIC, लेकिन नाम इसका थोड़ा सा इट इज़ वेरी डिटेल्ड नाम है, बहुत लंबा नाम है। नाम इतना बड़ा है इसलिए शॉर्ट में हम लोग इसको EIC बोलते हैं। ये पूरी लाइन में नहीं आ पाएगा, 2-2 लाइन लिखा जाएगा, तभी इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? EIC। ये लिख लीजिए इसको,
द गवर्नर आपको बोलने में ही लग जाएगा 5 मिनट या 3 मिनट लग जाएगा। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, EIC, है ना, उससे जल्दी बोल लेंगे आप। और अगर यूपीएससी पूछती है तो आपको याद आ जाएगा सबसे बड़ा ऑप्शन वही वाला आंसर होगा। क्यों भाई, कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, आपने देखा सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, यही लग रहा है। नहीं मालूम होगा तो भी सही हो जाएगा, सबसे बड़ा सुना था कहीं नाम बड़ा है। तो नाम इसका क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम भी इनका हुआ है भारत। आगे चलकर नाम थोड़ा बदल जाएगा, कब, 1708 में। उसके पीछे कारण क्या, सुन लीजिए। तो कंपनी की स्थापना कब हुई है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, दिसंबर, तो लिख ही लिया होगा आपने, याद रखिए। ये पार्लियामेंट ने इसको, कोई ने साइन कर दिया है। तो इंग्लिश कंपनी बनी तो है डच से पहले, लेकिन आती लेट में, तभी इसको बाद में लिखा जा रहा है। डच कंपनी कब बनी, देखिए आपने लिखा होगा 1602 लिखा होगा, लेकिन भारत में आगमन, अराइवल लेट हुआ है। क्योंकि इंग्लिश का पॉलिसी क्या होती है, वेट एंड वॉच, आराम से जाएंगे। तो इंग्लिश कंपनी का फाउंडेशन तो डच से पहले है, लेकिन आना लेट है। इसे कभी यूपीएससी की पुस्तक क्रम से रखिए तो पोर्टुगीज के बाद क्या आता है, डच आता है। अराइवल की बात की जाए, इंडिया में कौन कौन यूरोपियन आए, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश। हाँ, कंपनी तो भाई 2 साल का अंतर है, इंग्लिश पहले बनते हैं, बट दे केम लेट, 1608। डच इसके पहले आ जाते हैं, कंपनी बने के 3 साल बाद आ जाते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ओरिजिनल नाम ये है, लगभग 108 साल बाद या 100 साल बाद बोल दीजिए। यहाँ पर समस्या क्या आई, ब्रिटेन की और कंपनियाँ, क्योंकि इसी कंपनी को परमिट मिला था, पार्लियामेंट ने इसी कंपनी को आदेश दिया था, जाइए भारत जाके व्यापार करिए। 100 साल हो चुका है। तो ब्रिटेन में तो बहुत सारी कंपनी होगी, उनका कहना है भाई हम लोग भी है, हम लोग को व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। तो पार्लियामेंट ने, उस समय क्वीन एनी थी, उन्होंने पार्लियामेंट में सेशन बुलाया और अदर कंपनी को भी इसके अंदर मर्ज कर दिया, जो मांग कर रहे थे हमको भी भेजा जाए भारत। तो इससे क्या होता है, ब्रिटेन की और कंपनी को भी इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है, और फिर नाम थोड़ा सा बदलता है, लगभग वही है। इसको हटा देते हैं बस, यहाँ पर बस ये लिख दीजिए आप, ये हट जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड कंपनी। बस ऐसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। बट लेटर इन 1708 other companies were also merged inside it. Other companies were also merged. By the order of the Queen. By the order of the Queen. And the word governor was replaced by the term united. बस ये हट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, नाम वही हो जाएगा। And the word governor was replaced by the word united. वो दो वर्ड हट गए, क्यों भाई, अब नाम क्या हो जाएगा, नाम ये हो गया इसका। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EIC। तो आइए, तो अब ठीक है, इसमें आप The first ambassador was कौन था भाई, विलियम हॉकिंस। और सेकंड ये है, और ये भारत में 4 साल रहा था।